इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी को दिखाते हुए जो वैम्पायर से भी काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। ये वो समय होता है जब जगह जगह पर वैम्पायर्स इंसानों के साथ ही रहा करते और इंसानों का खून पीने के लिए उन्हें मार देते। लेकिन अब हमें पता चला कि वैम्पायर से भी एक खतरनाक प्रजाति ने जन्म ले लिया है जिन्हें की रीपर्स कहा जाता है। ये रीपर्स इंसानों को मारने के साथ साथ वैम्पायर्स को भी खत्म करते थे, यानी कि अब पूरी इंसानियत पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहीं अब दूसरी तरफ ब्लेड नाम के एक अच्छे वैम्पायर को दिखाया जाता है जो अपने एक दोस्त व्हिस्लर को लगातार ढूंढ रहा था जिसे कि कुछ वैम्पायर्स पकड़ कर लेकर चले गए थे। ब्लेड के पास काफी सारे हथियार और अच्छी खासी फाइटिंग टेक्निक्स थी, जिससे कि वो एक वैम्पायर को पकड़कर उससे पूछताछ कर रहा होता है कि आखिरकार व्हिस्लर को कहां पर छुपाया गया है। उस वैम्पायर ने मरते मरते ब्लेड को व्हिस्लर के लोकेशन का पता बता दिया था और अब ब्लेड बिना कुछ देरी किए सीधा पहुंच जाता है उस जगह पर। वहां पर तो कुछ गुंडे वाले वैम्पायर्स आदमियों को मारकर उनका खून पी रहे थे, पर तभी थोड़ी देर के अंदर ही अंदर ब्लेड उनके अड्डे पर आ जाता है और उन गुंडों को हमले का चांस दिए बिना उन्हें काफी ज्यादा मारने लगता है। ब्लेड ने तो उन गुंडे वाले वैम्पायर्स को अपनी धारदार चाकू से काट दिया था और अब वो अपने दोस्त व्हिस्लर को बचा लेता है। एक सेफ जगह पर आने के बाद व्हिस्लर ने कहा कि जब मुझे किडनैप किया गया तब इन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके मुझे भी एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। ब्लेड यहाँ पर वैम्पायर भले से था, लेकिन वो किसी भी इंसान का ब्लड नहीं पीता। उसके लिए एक सीरम मौजूद होता है जिससे कि अपने बॉडी में डालने पर उसे खून की तलब नहीं लगती। ब्लेड ने अब यही सीरम व्हिस्लर को भी देने का डिसाइड किया। व्हिस्लर एक वैज्ञानिक था जो ब्लेड के लिए अलग अलग टाइप के हथियार बनाता, लेकिन उसके एब्सेंस में ब्लेड ने स्कर्ट नाम की एक आदमी को अपॉइंट कर लिया था जो व्हिस्लर की जगह पर उसके लिए सारी हथियार बनाएगा। व्हिस्लर और ब्लेड जब अपने अड्डे पर आते हैं तब व्हिस्लर कह रहा था कि मुझे स्कर्ट के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है क्योंकि वो तो एक इंसान है और अगर उसे हमारे बारे में पता चलेगा तब वो हमें धोखा दे सकता है। लेकिन ब्लेड तो व्हिस्लर को थोड़ा सा चिल करने के लिए कह रहा था। लेकिन तभी यहाँ हमें छत के ऊपर दो वैम्पायर्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने ब्लैक सूट पहना हुआ था। वो तो लगातार ब्लेड की लेबोरेटरी के अंदर घुसते चले जाते हैं। व्हिस्लर और स्कर्ट ने जैसे ही उन दोनों बहरूपियों को देखा तब वो उनके ऊपर हमला करने लगे। वो दोनों ब्लैक सूट पहने वाले वैम्पायर्स भी चुप नहीं रहते, वो भी व्हिस्लर और स्कर्ट के ऊपर पलटवार कर रहे थे। लकीली वहाँ पर ब्लेड आ जाता है और उन दोनों वैम्पायर्स को अकेला ही संभालने लगता है। लेकिन बाद में उन वैम्पायर्स ने कहा कि हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने आए थे, बल्कि हमारे ऊपर तो पलटवार हो रहा था, इसीलिए हम अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तब जाकर वो दोनों वैम्पायर्स अपनी पहचान बताते हैं। उन्होंने ब्लेड को यहाँ पर सारी बातें बताई कि कैसे रीपर्स नाम की एक नई प्रजाति का जन्म हुआ है और ये सब वैम्पायर से भी खतरनाक होते हैं जो लगातार इंसानों को मारते जा रहे थे। अगर ये सारे रीपर्स वैम्पायर्स को भी काट ले तब वैम्पायर्स रीपर्स में कन्वर्ट हो जाते थे, यानी कि अगर इसी तरीके से रीपर्स की जनसंख्या बढ़ती रही तब हम वैम्पायर और इंसानों की सभ्यता को भी काफी ज्यादा खतरा है। वो दोनों ही वैम्पायर्स ब्लेड से मदद मांग रहे थे कि वो उनके मिशन में इंसानों को बचाने में मदद करे। हालांकि ब्लेड शुरुआत में मना कर देता है, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि इंसान इन सारी चीजों में अपनी मदद नहीं कर सकते, इसीलिए ब्लेड तैयार हो जाता है रीपर्स को खत्म करके उनकी मदद करने के लिए। वो दोनों वैम्पायर्स ब्लेड, व्हिस्लर और कर्ट को लेकर अपने अड्डे पर आ गए थे, जहाँ पर उन दोनों वैम्पायर्स में से एक फीमेल वैम्पायर के फादर कैनोस मौजूद थे। वहीं पर कैनॉन नाम का एक लॉयर भी होता है। कैनॉन भले ही एक इंसान था, लेकिन उसके बॉडी पर वैम्पायर्स का सिंबल बना होता है, यानी कि कैनॉन वैम्पायर्स के लिए सारे काम किया करता था। अब वो सभी लोग मिलकर रीपर्स के बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं। अब हमें दूसरी तरफ यहाँ शहर में जेरन को दिखाया जाता है जो रीपर्स का लीडर था। जेरन तो लगातार वैम्पायर्स को काट कर उन्हें अपनी जैसा कन्वर्ट करते जा रहा होता है, जिससे कि उसकी टीम काफी ज्यादा बढ़ जाए और इसी तरीके से वो सारे वैम्पायर्स और इंसानों को मारकर पूरे शहर पर राज करेगा। वहीं ब्लेड को अब वैम्पायर्स की एक टीम से मिलाया जाता है जो उसकी मिशन में मदद करेगी। ये सारे वैम्पायर्स बहुत ही ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन ब्लेड ने जब पहली बार उन सभी को देखा तब उसे तो लग रहा था कि ये सारे के सारे नूब हैं और इन्हें लड़ाई करने के तौर तरीके नहीं आते। ब्लेड उन सारे वैम्पायर से कह रहा था कि भले ही तुम सभी ने कितनी भी ट्रेनिंग की होगी, लेकिन तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी और मेरे ही प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। उन सभी वैम्पायर्स का एक लीडर होता है जिसका नाम रेनहार्ट था। रेनहार्ट ब्लेड के सामने आकर कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं और हमारी टीम तुम्हारी एक भी बात नहीं मानेगी। ब्लेड को अब आ गया था बहुत जोर का गुस्सा और अब रेनहार्ट और ब्लेड दोनों के बीच एक घमासान फाइट चालू हो जाती
जाती है। हालांकि रेनहार्ट काफी ताकतवर लग रहा था, लेकिन ब्लेड की टेक्निक के सामने वो चाय कम पानी होता है। ब्लेड ने तो रेनहार्ट के सिर पर एक सिलिकॉन ट्यूब चिपका दिया था, जिससे कि वो उसके सर को पूरा ब्लास्ट कर सकता है। लड़ाई में पूरी तरीके से हराने के बाद ब्लेड रेनहार्ट से कह रहा था कि अगर तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तब मैं रेनहार्ट के सर पर लगा हुआ सिलिकॉन ट्यूब ब्लास्ट कर दूंगा, जिससे कि वो तुरंत ही मर जाएगा। ब्लेड की इतनी अच्छी फाइटिंग टेक्निक्स देखने के बाद सभी को लग रहा था कि कोई भी उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। इसीलिए अब सारी की सारी टीम ब्लेड की बात मानने के लिए मजबूर हो जाती है। ब्लेड अब अपनी पूरी टीम के साथ नॉट फियर नाम के एक नाइट क्लब में चला जाता है, जो और किसी का नहीं बल्कि वेम्पायर्स का क्लब था। दरअसल ब्लेड को अपनी टीम बढ़ाने के लिए और भी वेम्पायर्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो नाइट क्लब में जाकर कुछ वेम्पायर्स को अपनी टीम में शामिल करेगा। कुछ देर बाद जब ब्लेड नाइट क्लब में पहुंचता है, तब दिखाया गया कि सारे वेम्पायर्स बहुत ही अजीब तरीके से नाच रहे हैं। उन्हें तो किसी भी बात का डर ही नहीं था, लेकिन किसी को नहीं अंदाजा होता कि थोड़ी देर में उन सभी की जान खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि अब नाले के रास्ते से जेरेन, जो कि रीपर्स का लीडर था, वो अपनी टीम के साथ अंदर घुस जाता है और सामने आने वाले वेम्पायर्स को मारने लगता है। जिन भी वेम्पायर्स को रीपर्स काट कर उनका खून पी रहे थे, वो वेम्पायर्स भी रीपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि रीपर्स की संख्या और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तभी अचानक एक रीपर ने ब्लेड के टीममेट वाली लड़की को पकड़ लिया था, जो उसका खून पीकर इन्फेक्टेड करने ही वाला होता है। तभी उस जगह पर तुरंत ही ब्लेड ने आकर रीपर के बॉडी में सिल्वर बुलेट मार दी थी। हालांकि वो रीपर लड़की को छोड़ देता है, लेकिन यहाँ ब्लेड पूरी तरीके से शॉक था कि उस रीपर को सिल्वर बुलेट से डैमेज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये सिल्वर बुलेट किसी वेम्पायर को लगती तब वो जगह पर ही मर जाता। लेकिन इन एडवांस रीपर्स के ऊपर किसी न किसी तरीके से सिल्वर बुलेट काम नहीं कर रही थी, जो इन सारी क्रिएचर्स को और भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। ब्लेड की पूरी टीम एकदम से एक्टिवेट हो गई थी और वो चारों तरफ घूमकर रीपर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो रीपर्स तो वेम्पायर से काफी ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। कुछ रीपर्स ने तो ब्लेड के 2 टीम मेंबर्स लाइट हैमर और प्रीस्ट पर हमला कर दिया था। उनमें से अब प्रीस्ट को वो सारे क्रीपर्स काफी ज्यादा घायल करके काट लेते हैं, जिससे कि अब वो इन्फेक्टेड हो चुका था। चौंका देने वाली बात ये होती है कि कुछ ही समय के अंदर अंदर प्रीस्ट एक रीपर में कन्वर्ट हो जाता है और अब वो उल्टा अपने साथियों को ही मारने लगा था। सभी को अब अंदाजा हो गया था कि प्रीस्ट अब उनका दोस्त नहीं रहा, इसीलिए उन्हें किसी भी हालत में प्रीस्ट को खत्म करना होगा। वहीं दूसरी तरफ कर्ट, जो कि गाड़ी में बैठकर सारी टेक्निकल चीजें ब्लेड को बता रहा था, तभी वहाँ कुछ रीपर्स आकर कर्ट को ही मारने लग जाते हैं। कर्ट तो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे। उसके पास तो वेम्पायर्स जैसी ताकतें भी नहीं है कि वो इन सारे लोगों से लड़ सके। कर्ट किसी भी हालत में उन रीपर से बचते हुए कार को स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा था। तभी उसने एक रीपर को लात मार के खिड़की से बाहर फेंका और अपने कार के हेडलाइट को चालू कर दिया। वो अल्ट्रावायलेट किरण जैसे ही रीपर की बॉडी पर पड़ती है, वो पूरी तरीके से जलने लगा था और अब कुछ ही समय के अंदर ही अंदर वो खत्म हो जाता है। इन सारी चीजों से कर्ट को ये बात तो समझ में आ गई थी कि शायद से ये सारे रीपर्स अल्ट्रावायलेट किरण से मर जाते हैं। इसीलिए अब कर्ट ने ब्लेड और अपने सारे टीम मेंबर्स को ये बात बता दी थी कि उन रीपर्स के ऊपर अल्ट्रावायलेट किरण से हमला करो, वो तुरंत ही मर जाएंगे। कर्ट की बात को फॉलो करते हुए सारे लोग किसी भी तरीके से अल्ट्रावायलेट किरण से रीपर्स को लगातार जलाकर मारने लगे थे। कई सारे क्रीपर्स की जान चली गई थी और जो क्रीपर्स बच गए थे वो वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर प्रीस्ट, जो ब्लेड का ही टीम मेंबर था, वो भी क्रीपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ब्लेड ने सामने वाली खिड़की तोड़ दी और उसमें से अल्ट्रावायलेट किरण अपनी तलवार से रिफ्लेक्ट करने लगा, जिससे कि प्रीस्ट की बॉडी को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। पर ब्लेड प्रीस्ट को मारता है इससे पहले प्रीस्ट मौका देखकर वहां से भाग निकला था। लगभग वहां पर आए हुए सारे रीपर्स खत्म हो चुके थे। सिर्फ अब ब्लेड की टीम के सामने एक रीपर बचता है, जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब लग रही थी। वो रीपर इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। दरअसल बात ये थी कि हम वेम्पायर्स की तरह इन रीपर्स को भी जिंदा रहने के लिए इंसानी खून की जरूरत पड़ती है और वो वेम्पायर्स के खून से भी काम चला सकते हैं। लेकिन शायद इस रीपर को कई दिनों से खून ना मिलने के कारण और तो और अल्ट्रावायलेट किरण से हमला होने पर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। वो रीपर तो एकदम से लाचार होता है कि वो यहाँ से बचने के लिए क्या करे, क्योंकि ब्लेड की पूरी टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था।
अब ब्लेड ने डिसाइड किया कि वो इस रीपर की बॉडी पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसीलिए वो लोग घायल पड़े हुए रीपर को मारकर अपने लेबोरेटरी में लेकर आ जाते हैं और निस नाम की वो वैम्पायर जो ब्लेड से पहली बार मिली थी, वो रीपर की बॉडी को काट कर पूरा उसका पोस्टमार्टम करती है। उन्हें तो रीपर की बॉडी में काफी सारे अजीब तरीके के बॉडी पार्ट्स दिखाई दे रहे थे और ये चीजें वैम्पायर्स के बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि रीपर्स वैम्पायर से काफी ज्यादा डेवलप हैं। निस को ये भी पता चला कि इन रीपर्स का दिल बहुत ही ज्यादा अंदर मौजूद है, जिसके चारों तरफ बहुत ही प्रोटेक्टिव वॉल्स बनी हुई थी, यानी कि रीपर्स के दिल पर हमला करना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि ब्लेड की टीम को पता है कि ये सारे रीपर्स अल्ट्रावायलेट किरण से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए ब्लेड ने कर्ट को एक ऐसा डिवाइस बनाने के लिए कहा जिससे कि वो एक साथ अल्ट्रावायलेट किरण चारों तरफ छोड़कर कई सारे रीपर्स को खत्म कर सकते थे। सभी लोग उस डिवाइस को बनाने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने लगते हैं। चौंका देने वाली बात ये थी कि कर्ट ने बहुत ही कम समय में वैसा डिवाइस बना भी लिया था जो एक सर्कुलर बॉल की तरह होता है और उसे फेंकने पर वो चारों तरफ अल्ट्रावायलेट किरण छोड़ती थी, जिससे कि एक ही बार में कई सारे रीपर्स मारे जाएंगे। अब ब्लेड कर्ट द्वारा बनाए गए वो सारे हथियार लेकर दिन में ही निकल पड़ता है रीपर्स के अड्डे पर जाने के लिए। लेकिन उन सभी को जरा भी आइडिया ही नहीं था कि उनके टीम का एक मेंबर जिसका नाम लाइट हैमर होता है, उसे भी कल रात नाइट क्लब में उन क्रीपर्स ने डैमेज किया था और धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ने के कारण लाइट हैमर अब क्रीपर में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिसने कि अपने ही साथी को मारकर उसका खून पी लिया होता है। लाइट हैमर इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ही खाकर खत्म कर दिया और अब वो एक दूसरे टीममेट को मारने के लिए लगातार उसका पीछा करते रहता है। यहाँ पर वो लेडी लगातार अपनी जान बचाने के लिए टनल के ऊपर वाले भाग में जाने लगती है। जब उसे पता चला कि कोई भी बचने का रास्ता नहीं है, तब उसने गटर का ढक्कन ओपन कर दिया था, जिससे सारी अल्ट्रावायलेट किरणें उन दोनों के ऊपर पड़ती हैं। वो लेडी भी एक वैम्पायर होने की वजह से सबसे पहले वो मारी गई और फिर बाद में अल्ट्रावायलेट किरण पड़ने की वजह से लाइट हैमर का भी खात्मा हो गया। इन सारी चीजों के बारे में बाकी टीममेट्स को बिल्कुल भी नहीं पता था। वो सब तो ब्लेड के साथ अपना मिशन करने में लगे थे। अब यहाँ टनल के अंदर नीस अपने एक साथी के साथ उन रीपर्स को मारने के लिए आ गई थी। बाकी सारे टीममेट्स भी धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे होते हैं, पर थोड़ी दूर जाने के बाद ही कई सारे रीपर्स उनके सामने आकर नीस के उस साथी को पकड़ लेते हैं, जो लगातार उसे काट काट कर डैमेज करने लगे थे। नीस उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाली होती है, तभी पीछे से ब्लेड आकर नीस को रोकता है। उसे पता था कि नीस उन सारी क्रीपर्स का अकेले मुकाबला नहीं कर सकती, यहाँ तक कि उन खतरनाक क्रीपर्स ने तो नीस के उस साथी की भी जान ले ली होती है। इसीलिए ब्लेड नीस को कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द हो सके तो यहाँ से बाहर भाग जाओ, क्योंकि अब ब्लेड कर्ट द्वारा बनाई गई उस अल्ट्रावायलेट डिवाइस का यूज करेगा उन क्रीपर्स को मारने के लिए। नीस के बहुत ही ज्यादा दूर पहुंचने के बाद ब्लेड ने उस अल्ट्रावायलेट डिवाइस को उन क्रीपर्स के ऊपर फेंक दिया, जिससे कि कई सारे क्रीपर्स अपने बिल में से भागने लग जाते हैं। जो भी रीपर्स अल्ट्रावायलेट किरण के कांटेक्ट में आता है वो मारा तो जा रहा था, पर जो रीपर्स भाग रहे होते हैं ब्लेड उन्हें अपनी धारदार तलवार से मारकर खत्म कर देता है। यानी कि अब उन रीपर्स को ब्लेड से कोई बचा ही नहीं सकता। ब्लेड अकेला ही आधे से ज्यादा रीपर्स को खत्म करने में कामयाब भी हो जाता है, पर यहाँ विस्लर के सामने अचानक रीपर्स का हेड जेरन आ जाता है, जो विस्लर पर हमला किए बिना उसे बता रहा था कि तुम ब्लेड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। ये कहते ही जेरन वहाँ से भाग जाता है। अब टनल के और अंदर जाने के बाद रीपर्स की एक बहुत ही बड़ी सेना ने ब्लेड, निस और उनके टीममेट्स पर हमला कर दिया होता है। वो सब तो एक टीम बनकर लगातार उन रीपर्स पर फायर करते जा रहे थे, लेकिन रीपर्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो सब कुछ कर नहीं पा रहे होते। तब जाकर ब्लेड ने सेथ और अपने सारे टीममेट्स को यहाँ से भागने के लिए कहा, क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया था कि उसके पास जितने भी अल्ट्रावायलेट के डिवाइस हैं वो सारी की सारी रीपर्स पर फेंक देगा। सेथ अपने टीम मेंबर्स के साथ लगातार वहां से दूर जाने लगी थी और अब ब्लेड तुरंत ही अल्ट्रावायलेट डिवाइसेस निकाल कर रीपर्स के ऊपर फेंक देता है। इतनी ज्यादा रोशनी होने के कारण सारे के सारे रीपर्स वहीं पर मारे गए थे। हालांकि वहां पर सारी चीजें अब नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट की किरण का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होने के कारण उसका असर निस पर भी हुआ था। उसकी तो आधी बॉडी पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी, लेकिन यहाँ ब्लेड नहीं चाहता था कि निस की जान जाए, इसीलिए उसने अपने हाथ में एक कट लगाया और अपना
खून निस को पिलाने लगा, जिससे कि थोड़ी देर के अंदर ही अंदर निस एकदम से नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि ये वैम्पायर्स की फितरत थी। अगर उन्हें किसी भी हालत में खून मिलेगा तब वो रिकवर जल्दी कर लेंगे। ब्लेड को भी खुशी हो रही थी कि उसने निस की आखिरकार जान बचा ली, पर तभी कैनॉन नाम का वो लॉयर पीछे से आता है और ब्लेड को लगातार इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। रेनहार्ड भी कैनॉन से मिला हुआ था, जो ब्लेड को काफी ज्यादा मार रहा होता है, यानी कि ये उन सभी का ही प्लान था ब्लेड को पकड़ने का। अब निस को जब होश आया तब वो अपने फादर कैनोस से पूछ रही होती है कि आप लोग ब्लेड के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने तो आप लोगों की मदद की है और मेरी जान बचाई है। ब्लेड को जब होश आया तब उसने देखा कि वो एक लेबोरेटरी में आ चुका है, जिसके सामने विस्लर और कर्ट मौजूद थे। विस्लर को यहाँ पर जेरेन के बारे में कुछ बातें पता चली थी, जिसे कि अब वो लगातार ब्लेड को बता रहा होता है। दरअसल जेरेन जो कि एक रीपर था, वो शुरुआत से ऐसा नहीं होता, बल्कि वो तो एक वैम्पायर था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके रीपर में कन्वर्ट किया गया, और ये एक्सपेरिमेंट और कहीं नहीं बल्कि इसी लेबोरेटरी में हुआ था। उनकी बातें अब क्लियरिफाई करने के लिए निस के फादर कैनोस, जो एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक होते हैं, वो सारी सच्चाई बता रहे थे कि हाँ, मैंने ही जेरेन को यहाँ पर बनाया था, लेकिन वो तो मेरा एक गलत एक्सपेरिमेंट है। कैनोस ने तो जेरेन की बॉडी में एक्सपेरिमेंट के दौरान कई सारे लिक्विड और सिंथेटिक ऑर्गन्स डाल दिए थे, जिनकी मदद से वो वैम्पायर से 5 गुना ताकतवर हो जाएं। ना ही उन क्रीपर्स के ऊपर सिल्वर बुलेट का असर होता और ना ही वो वैम्पायर से हार सकते थे। पर अभी भी कैनोस को रीपर्स बनाने की टेक्निक में काफी सारी चेंजेस करनी थी। जब ये बात पता चली कि जेरेन और कोई नहीं बल्कि कैनोस का बड़ा वाला बेटा है, तब सारे लोग शॉक हो गए थे। यानी कि कैनोस एक्सपेरिमेंट में इतना ज्यादा गुम हो चुका था कि उसने अपने बेटे को ही एक पात्र बना लिया और जेरेन के ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट करके उसे रीपर में कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ कैनोस वादा करता है कि वो जेरेन से भी खतरनाक रीपर तैयार करेगा, जिसे कि ना तो अल्ट्रावायलेट किरण का डर होगा और ना ही कोई भी वैम्पायर उसे मार पाएगा। निस को जब ये सारी बातें पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा रूठकर वहाँ से चली जाती है। रेनहार्ड तो यहाँ पर लगातार ब्लेड को मार रहा था, क्योंकि उसे अपने खुद की खुन्नस निकालनी थी। रेनहार्ड बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ब्लेड लीडर की तरह उन्हें कमांड दे और वो सब उन्हें फॉलो करें, बल्कि असली कमांडर तो रेनहार्ड ही बनना चाहता है। रेनहार्ड के लोग मिलकर ब्लेड और विस्लर को भी काफी ज्यादा मार रहे थे। तभी ब्लेड ने रेनहार्ड के सर पर लगाया हुआ वो बॉम्ब वाला डिवाइस एक्टिवेट करने का चाहा, लेकिन रेनहार्ड ने तो स्कर्ट की मदद से वो डिवाइस बाहर निकाल लिया होता है। तब जाकर सच्चाई सामने आई कि स्कर्ट ब्लेड के लिए नहीं बल्कि कैनोस और उनके लोगों के लिए काम करता था, और वो शुरुआत से ही ब्लेड पर नजर रखने के लिए उसके साथ होता है। स्कर्ट ब्लेड के हर मूवमेंट के बारे में अपने टीममेट्स को बताता और सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता, जिससे कि ब्लेड के अगले चाल के बारे में पता चल सके। ब्लेड को यहाँ पर स्कर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए अब उसने वो बॉम्ब जो कि स्कर्ट के हाथों में होता है उसे एक्टिवेट करके ब्लास्ट कर देता है। इस धमाके में तो स्कर्ट की तुरंत ही मृत्यु हो चुकी थी, पर सारे आदमी ब्लेड को पकड़कर तुरंत ही लेबोरेटरी के अंदर लाते हैं कैनोस के पास। कैनोस को अपना नया रीपर बनाने के लिए ब्लेड के ब्लड की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो जल्द से जल्द ब्लेड का सारा खून बॉडी से बाहर निकालते रहता है। पर तभी अचानक उनकी लेबोरेटरी में जेरेन भी आ चुका था, जो पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। कैनोस ने तो अपने लोगों को आदेश दिया था कि जहाँ भी जेरेन दिखे उसके ऊपर हमला करने लग जाएं। वो सारे सिपाही करते भी ऐसा ही हैं। उन्होंने जेरेन को देखते ही उसके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था, पर जेरेन अपनी फुल पावर का यूज करके सामने आने वाले सारे वैम्पायर्स को मारता जा रहा था। जेरेन के सामने तो कोई टिक ही नहीं पाता। वहीं विस्लर ने मौका देखकर लगातार रेनहार्ड के ऊपर हमला करके ब्लेड को लेबोरेटरी में से छुड़ा लिया होता है, लेकिन यहाँ लगातार एक्सपेरिमेंट के कारण ब्लेड की ताकतें बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। विस्लर को पता था कि मशीन के ठीक नीचे खून से भरा हुआ एक पॉन्ड मौजूद है, इसीलिए विस्लर ने ब्लेड को खून से भरे हुए पॉन्ड में फेंक दिया। रेनहार्ड को लग रहा था कि ब्लेड काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और अब उसे मारकर कुछ फायदा नहीं। वो तो वहाँ से पीठ दिखाकर जाने लगा था, पर तभी ब्लेड खून पीते हुए एकदम फुल पावर में खड़ा हो जाता है, क्योंकि खून पीने के बाद ब्लेड की ताकतें 10 गुना बढ़ जाती थी और अब वो रेनहार्ड के पास आ जाता है उससे मुकाबला करने के लिए। रेनहार्ड ने अपनी तलवार डायरेक्टली ब्लेड के ऊपर मारी, पर ब्लेड बड़ी आसानी से उसके हमले को रोककर उसी तलवार से रेनहार्ड को काटकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। ब्लेड ने तो देखते ही देखते वहाँ मौजूद रेनहार्ड के आदमियों को मार दिया था। इससे हमें ब्लेड की ताकत का अंदाजा होता
है कि उसके पास सिर्फ शक्तियां नहीं बल्कि मार्शल आर्ट और तलवार चलाने की स्किल्स भी मौजूद थे। अब यहाँ कैनोस को पता चल चुका था कि उसका बेटा जेरेन आ चुका है और वो जरूर उसे मारने आया होगा, इसीलिए कैनोस जल्द से जल्द लेबोरेटरी से जाने के फिराक में होता है। कैनोस अपने चॉपर को रेडी करके वहाँ से भागने ही वाला था, तभी नीस वहाँ आकर सारे सिक्योरिटी कोड्स को चेंज कर देती है और कमरे को लॉक कर देती है। दरअसल नीस चाहती थी कि उसके फादर को किए गए सारी चीजों का बदला मिले और वो अपने भाई जेरेन का साथ दे रही होती है। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर जेरेन भी वहाँ पहुँच गया था, जो अपने फादर के पास आकर कहता है कि आखिर तुम मुझे मिल ही गए। हालांकि कैनोस अपने बेटे जेरेन से कह रहा था कि मैं तुम्हें वापस ठीक कर दूंगा, लेकिन जेरेन को अब इन सारी चीजों की कुछ जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर और कॉन्फिडेंस हो गया था। पर जेरेन ने फिर भी अपने फादर कैनोस के पास आकर उसकी जान ले ली और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। हालांकि जेरेन को पता था कि इन सारी चीजों में उसकी बहन नीस ने मदद की है, पर जेरेन इतना बेरहम हो गया था कि वो अपनी छोटी बेटी को ही काटने लगा होता है। इससे पहले वो नीस को ज्यादा कुछ डैमेज करता, वहाँ पर ब्लेड आके जेरेन को मारने लगा था। दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। हालांकि ब्लेड को खून पीने की वजह से काफी सारी शक्तियां वापस मिल चुकी थीं, लेकिन जेरेन को बनाया ही इसी तरीके से गया था कि वो वैम्पायर्स के ऊपर डोमिनेट करे। जेरेन लगातार ब्लेड पर हमला करते हुए उसे डैमेज करता है क्योंकि जेरेन की बॉडी में वैम्पायर्स के साथ साथ और भी महान जानवरों का खून था जो उसे काफी ज्यादा ताकतवर बनाता है। जेरेन ने तो ब्लेड की तलवार को भी आधे हिस्सों में तोड़ दिया था, पर ब्लेड को ये बात भली भांति पता थी कि इन रिपर्स का दिल कहाँ पर मौजूद है और उसके ऊपर कितनी जोर से वार करना पड़ेगा। ब्लेड तुरंत ही अपनी टूटी हुई तलवार लेता है और जेरेन की उसी बॉडी स्पॉट पर हमला कर देता है, जिससे कि तलवार घुसते हुए डायरेक्टली जेरेन की दिल में चली गई थी। जेरेन तो थोड़ी देर के अंदर ही अंदर वहाँ जलकर भस्म हो जाता है। ब्लेड ने जेरेन को हरा दिया था, पर अब नीस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो तो एकदम मरने वाली थी। ब्लेड चाहता था कि नीस अभी भी जिंदा रहे, इसीलिए वो उसे अपना खून पिलाने ही जाता है। तभी नीस ने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरा टाइम अब आ चुका है और मुझे अपने अंत को स्वीकारना होगा। नीस ने ब्लेड से रिक्वेस्ट की कि मुझे मरने से पहले एक बार सूर्य की किरणों को सामने से देखना है। ब्लेड नीस की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए उसे बाहर लेकर चला जाता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जैसे ही नीस के बॉडी पर पड़ रही थी, नीस की बॉडी धीरे धीरे जलने लग जाती है और नीस ने अपना दम ब्लेड के हाथों में तोड़ा था। इसी तरीके से ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और अनोखी कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।